नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 30 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट एसआईपी इन ईटीएफ। ईटीएफ में भी आप एसआईपी कर सकते हो, तो कैसे करोगे उसको जानेंगे। देखो, ईटीएफ में एसआईपी करने से पहले मैं आज आपको 3 से 4 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वाई, ठीक है, हम जानेंगे कि क्यों एसआईपी ईटीएफ में करना है, क्योंकि हम एसआईपी अदर चीजों में भी कर रहे हैं। दूसरा हम जानेंगे गुड और बैड, कि एसआईपी अच्छा है या बुरा है, ठीक है। और तीसरा हम जानेंगे हाउ, कि अपने हमको करना कैसे, ठीक है। ये 3 पॉइंट आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो वाई है मैं इसको कवर करता हूं कि क्यों करना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एसआईपी आप सबसे पहले करते हो स्टॉक में, ठीक है। तो स्टॉक में एसआईपी करने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले एक बहुत अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो। वो कैसे करते हो? फंडामेंटल एनालिसिस करके आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो। स्टॉक के बाद हम करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी। तो जब स्टॉक इतना अच्छा है, स्टॉक का रिटर्न इतना अच्छा होता है, तो हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका रीजन ये होता है कि स्टॉक में हम सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक में एसआईपी करते हैं, तो उसमें रिस्क की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर वो स्टॉक भागा तो बहुत अच्छा रिटर्न सीएजीआर दे के जाएगा, बट अगर वो लॉस में गया तो फिर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान यानी कि लॉस होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम मूव करते हैं म्यूचुअल फंड की ओर। म्यूचुअल फंड में बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में हम लार्ज कैप में देखते हैं, स्मॉल कैप में देखते हैं, मिड कैप में देखते हैं, मल्टी कैप फंड होता है, फ्लेक्सी कैप फंड होता है या इंडेक्स फंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो हमारा पैसा 50 कंपनी में से सिलेक्टेड कंपनी में लगता है। तो यहाँ पे अपने को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको तो अभी तक इतना समझ आ गया कि हम किसी स्टॉक में भी एसआईपी करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी करते हैं। तो अब हम म्यूचुअल फंड के बाद ईटीएफ में क्यों आ रहे हैं एसआईपी करने के लिए, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो लार्ज कैप में आपको एवरेज 14% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप मिड कैप की बात करोगे तो आपको 18 से 19% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो आपको 22 से 25% तक का रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप इंडेक्स फंड या मल्टी कैप वगैरह की बात करोगे तो भी 22-24% का रिटर्न दे देते हैं। देखो, कभी मैं रिटर्न की बात करूं तो हमेशा याद रखना मैं सीएजीआर की बात करता हूं, और जो मेरा ड्यूरेशन रहता है वो एक लंबे समय का रहता है। मतलब मैं 30 साल से पहले सोचता नहीं, 20 साल, 25 साल, 30 साल का ही मेरा होराइजन रहता है, ठीक है। तो जब म्यूचुअल फंड हमें 22%, 25% तक का रिटर्न यानी कि सीएजीआर दे सकता है, तो हम ईटीएफ में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर किसी स्टॉक में आपको एसआईपी करना है तो आप बेस्ट स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे। तो बेस्ट स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का क्या ब्रह्मास्त्र है? फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो बेस्ट म्यूचुअल फंड को हम किससे सेलेक्ट करते हैं? उसके भी पैरामीटर होते हैं, मैंने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में बताया है। मैं एक डीप वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बता दूंगा ताकि आपको एक लंबा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सेम वैसे ही ईटीएफ में एसआईपी और रिटर्न को जानने से पहले सबसे पहले मुझे पिक करना पड़ेगा कि एक अच्छे ईटीएफ का सिलेक्शन मैं कैसे करूंगा कि ये ईटीएफ अच्छा है, ठीक है। तो चलो आज मैं आपको उसके ऊपर सबसे पहले ये बताता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये बहुत अच्छा ईटीएफ। तो देखो, एक अच्छे ईटीएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको ना कुछ मैट्रिक को जानना बहुत जरूरी है। तो जो पहला मैट्रिक होता है ना उसे हम बोलते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन का मतलब आप सबको पता है टाइम। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ईटीएफ ना, पहला जो ईटीएफ है 2001 में स्टार्ट हुआ था, जो कि निफ्टी 20 का था, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये समझ आ गया। अब निफ्टी 20 क्या होता है? जैसे कि निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वैसे ही निफ्टी 20 निफ्टी 50 के एक इंडेक्स का ईटीएफ है जिसके अंदर टॉप 50 कंपनी रहती है, ठीक है। तो निफ्टी का कॉन्सेप्ट ही 2001 में चालू हुआ था। दैट मींस कोई भी ईटीएफ आपको 23 या 24 साल से ज्यादा पुराना नहीं मिलेगा। तो ड्यूरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसी भी ईटीएफ को अगर देख रहे होगे, अच्छा ईटीएफ के क्या कैटेगरी होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ईटीएफ होते हैं, कैसे आपको उनका प्लेलिस्ट बनाना है, कैसे आपको वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, डीप में कैसे बाय करना है, कब सेल करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। इवन आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो ईटीएफ करके मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप एक बार देखिए ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें।
तो ड्यूरेशन कभी भी अगर आपको दो ईटीएफ मिला है, एक ईटीएफ का ड्यूरेशन 5 साल है, दूसरे ईटीएफ का ड्यूरेशन 20 साल है, तो आपको 20 साल ड्यूरेशन वाले ईटीएफ को पिक करना चाहिए, क्योंकि भैया उसने 20 साल से मार्केट को देखा, उसने कोविड वाला सिचुएशन भी फेस कर चुका है। जब 2001 से ईटीएफ आया और अभी 2024 चल रहा है, तो डेफिनेटली ईटीएफ ने कोविड के सिचुएशन को फेस कर चुका है। तो अगर वो वैसे सिचुएशन में भी डाउन नहीं हुआ तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आता है, तो क्या अगर किसी ईटीएफ का ड्यूरेशन बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, उस केस में हम दूसरे 2 या 3 पैरामीटर को एनालिसिस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ईटीएफ है कि नहीं। क्योंकि ईटीएफ का कॉन्सेप्ट नया है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ईटीएफ आपको 6 महीने, साल, 3 महीने, 2 साल ऐसे पुराने दिखेंगे, और कुछ सिलेक्टेड ईटीएफ आपको 10 साल, 20 साल, 23 साल भी पुराने दिखेंगे। तो सबसे पहला आता है ड्यूरेशन। आप समझ गए, मतलब जब कभी भी हम ईटीएफ देखेंगे तो उसका ड्यूरेशन लंबे समय का होना चाहिए। दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा हमारा आता है एयूएम। देखो, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट का मतलब पैसा, और अंडर मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट है वो कितने पैसे हैं उसके पास, यही एयूएम बताने का काम करता है। ठीक है, तो सपोज आप ईटीएफ देख रहे हो, एक ईटीएफ के पास ना 100 करोड़ रुपए है और दूसरे ईटीएफ के पास ना 60,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो देखो, तो इस केस में आपको डेफिनेटली क्या करना है, 60,000 करोड़ वाले ईटीएफ को पिक करना है। क्यों? क्योंकि एक ईटीएफ जिसके मैनेजर के पास 60,000 करोड़ रुपए है, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज कर पा रहे। पहली बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि मान लो किसी ईटीएफ का जो एयूएम है वो 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब किसी ने 50 करोड़ डाल के इसे कंपनी में ईटीएफ बाय कर लिए, तो ये तो भाई इसके ईटीएफ को हिला देगा, कुछ भी फ्लक्चुएट कर सकता है, वोलेटिलिटी ला सकता है। बट जिसका एयूएम 60,000 करोड़ का है तो इसको कोई हिला नहीं पाएगा, इसमें कोई इलीगल काम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, तो हमेशा एयूएम जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग को देखना है ना, एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो देखो, एक बात आपको बता दो, अगर आप म्यूचुअल फंड में बात करोगे तो एक्सपेंस रेशियो के अलावा आपका एग्जिट लोड भी एक टर्म आता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? हालांकि ये मैंने अपने म्यूचुअल फंड के वीडियो में डायरेक्टली बता चुका है, बट मैं आपको बता दूं, एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे में से कुछ अमाउंट काट के बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे अगर किसी ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 1% है, जो कि होता नहीं, तो अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो तो 1,000 का 1% यानी कि 10 रुपए काट के 990 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ईटीएफ और एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है? एग्जिट लोड ये होता है कि जब आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हो, चाहे वो मैच्योर हो गया चाहे आप समय से पहले, तो उसके ऊपर आपका 1 से 2% का एग्जिट लोड का चार्ज लगता है। हालांकि कई कंपनी आपको 1 साल के अंदर 1% या 2% का एग्जिट लोड लेती है और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फ्री कर देती है। इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, बट इन द केस ऑफ ईटीएफ आपको एग्जिट लोड लगता ही नहीं है। और अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो ये 0.50 से हमेशा कम होता है। ये आपको 0.04 या 0.10 या 0.20 ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो एक्सपेंस रेशियो आप समझ गए, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक्सपेंस रेशियो जितना परसेंट होता है उतना पैसा आपके पैसे में से कटता है, तब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो डेफिनेटली आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होना चाहिए। और आपको लग सकता है कि 1% क्या होता है, बट देखो, जब आपका पैसा 1 करोड़ रुपए होगा ना, तो 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए होता है, तब आपको 1% या 0.50% की भी वैल्यू समझ आएगी। ठीक है, तो तीसरा जो पैरामीटर है वो होता है एक्सपेंस रेशियो, और जो एक चौथा और लास्ट पैरामीटर होता है ईटीएफ के केस में, वो होता है ट्रैकिंग एरर। ठीक है, तो क्या होता है ट्रैकिंग एरर, इसको जानते हैं। तो देखो, ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं निफ्टी 20 का ईटीएफ खरीद रहा हूं, तो निफ्टी 20 का ईटीएफ क्या कर रहा है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी के ईटीएफ को मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी का ना वेटेज रहता है कि सपोज एचडीएफसी बैंक का 11% वेटेज है, रिलायंस का 10% वेटेज है, एसबीआई का 5% वेटेज है, एनटीपीसी का इतना वेटेज है, आईसीआईसीआई का इतना वेटेज है। तो जो निफ्टी 20 का जो मैनेजर रहता है, जो इसे मैनेज करता है, वो वेटेज के अकॉर्डिंग ही अपने पैसे को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो उनका जो ट्रैकिंग है वेटेज के अकॉर्डिंग, वो कितना परफेक्ट है, वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैकिंग एरर यही बताने का काम करता है कि आप जो भी ईटीएफ ले रहे हैं, सपोज आप किसी बैंक का ईटीएफ ले रहे हैं, आपने बैंक का ईटीएफ लिया, तो बैंक के ईटीएफ का मैनेजर
बैंक के ETF के वेटेज के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पैसा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो उसकी उसमें एक्यूरेसी या परफेक्टनेस कितनी है, इसको बताने का काम करता है ट्रैकिंग एरर। तो अगर किसी ETF का ट्रैकिंग एरर आपको 3, 4 या 1, 2 या 5 भी दिख रहा है तो उसको आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए। ट्रैकिंग एरर हमेशा आपका 0.10 से भी कम होना चाहिए, और ये रहता है 0.30, 0.10, 0.03, 0.02, 0.04, ऐसा आपको ट्रैकिंग एरर मिलेगा। तो ये 4 पैरामीटर है कि पहले आपको समय देखना है, ठीक है, दूसरा आपको AUM देखना है, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तीसरा फिर आपका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, और चौथा आपका ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसा डिस्कस किया था कि हाउ टू स्टार्ट, ऐसा इसमें पहले हम वाई, तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो ETF को कैसे ट्रैक करोगे ये तो मैंने बता दिया, अब हम बताते हैं मैं क्यों करूंगा। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि ETF सबसे पहले आपको इसीलिए करना है क्योंकि ETF को आप लाइव मार्केट की तरह ट्रैक कर सकते हो। जैसे आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक करते हो या पर्टिकुलर किसी स्टॉक को ट्रैक करते हो, सेम वैसे आप निफ्टी 20 को ट्रैक कर सकते हो। हर सेकंड वो वेरी होता, फ्लक्चुएट होता है, उसमें वेरिएशन आता है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप मार्केट डीप है यानी डाउन है तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। जब आपको मार्केट ऊपर दिख रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, क्यों लेना चाहिए SIP, क्यों स्टार्ट करना चाहिए ETF में? दूसरा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ETF के केस में आपका एग्जिट लोड लगता ही नहीं है, और एग्जिट लोड 4% तक लगता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो 1 करोड़ का 4% सीधा 4 लाख होता है, हालांकि वो एक्सेप्शनल केस पे होता है। तीसरा चीज, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, वो 0.50 भी नहीं होगा, हमेशा आपको 0.30 के अंदर अंदर ही मिलेगा इसका एक्सपेंस रेशियो। तो अगर आप ETF में SIP करने वाले हो तो उसका 2 सबसे मेन बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आप उसको लाइव मार्केट की तरह ट्रैक कर सकते हो, दूसरा उसमें आपका एग्जिट लोड नहीं लगता, और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, अभी 1 महीने पहले जब हमारा वोटिंग का रिजल्ट आया था ना, तो मार्केट गिरा था। मान के चलो अगर मार्केट 25,000 है ना, तो मार्केट ना 24,900 रुपए हुआ, 100 पॉइंट गिरा मार्केट। अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरा है, अगर आप ETF के केस में हो, अगर आप अभी बाय करोगे तो आपको 24,900 के हिसाब से आपका बाइंग होगा। बट सेम चीज अगर आप म्यूचुअल फंड में खरीद रहे हो, क्योंकि हर किसी को गिरे हुए मार्केट में पैसा लगाना है, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले के वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 50% गिरता है तो गिरता है, लेकिन जब उठता है तो डबल 100% उठता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में क्या हुआ कि जब लोगों ने खरीदा ना, तो उनका जो बाइंग हुआ वो 25,000 के हिसाब से हुआ, 24,900 के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो डे के एंड में एक NAV देता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रैक होता है। तो ये 2 बेनिफिट है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं वाई, क्यों करना, ये आपको समझ आ गया। अब हम ये जानते हैं कि गुड और बैड, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। तो चलो सेकंड पॉइंट पे आता हूं, गुड और बैड, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करना जानते हैं और उसमें SIP कर रहे हैं, तो आपको ETF में आने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हैं वो एक डिसिप्लिन SIP है, ठीक है। और डेफिनेटली ETF का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग है। ETF का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आप मार्केट को लाइव ट्रैक कर सकते हो तो आप तब पैसे इन्वेस्ट करो जब मार्केट गिरा हुआ हो, अदरवाइज चुपचाप बैठो, मार्केट को देखो और मजे लो। ETF का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। बट अगर आपको ETF में SIP करना है तो किस केस में करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आप ना किसी म्यूचुअल फंड में, जैसे अगर आपने फ्लेक्सी कैप में किया जिसमें कि आप 22% का एवरेज रिटर्न कमा पाओगे, ये मैं बात कर रहा हूँ 30 साल की। अगर आपने स्मॉल कैप में किया जिसमें कि आप 25% तक का रिटर्न बना लोगे, या अगर आपने मिड कैप में किया जिसमें आप फिर से 20% या 19% तक का रिटर्न बना लोगे, तो आपको ETF में इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप ना लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हो यानी SIP की हो लार्ज कैप या उसके इंडेक्स में, तो देखो निफ्टी 50 का अगर आप ऑल टाइम या 30 साल का CAGR देखोगे ना, तो आपको 14.2 का मिलेगा। बट वहीं पे निफ्टी 20 जो कि 2001 से हुआ है, उसका अगर आप CAGR देखोगे ना, तो आपको 16.2 का मिलेगा। मतलब कि निफ्टी के ETF का जो रिटर्न होता है वो हमेशा निफ्टी से ज्यादा होता है। ये चीज आपको क्लियर है। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अगर आप लार्ज कैप में एक एवरेज देखेंगे, मतलब 30 साल के लिए देखेंगे ना, तो इसमें आपको
14 या 15% का ही CAGR मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 14 से 15% के एवरेज रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन इस केस में ETF में SIP आपके लिए सबसे बेस्ट है। उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपको 16 से लेकर 19% तक का रिटर्न मिल सकता है। और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये है कि आपको एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं लगता और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल समरी थी। चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप ETF को लाइव देखोगे, कैसे आप अच्छे ETF को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप ETF में SIP चालू करोगे, सब चीज बताता हूं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं ताकि मैं चीजें आपको लाइव दिखा सकूं। ठीक है, तो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ETF में SIP करना चाहते हो तो अप स्टॉक में आपको फुल्ली फंक्शनल फैसिलिटी नहीं मिलती, तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। ग्रो वाला ये फैसिलिटी नहीं देता। एंजल वन में आप कर सकते हो फुल्ली फंक्शनली और बहुत इजी इंटरफेस है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको ETF में SIP करना है तो आपको एंजल वन का डीमेट अकाउंट चाहिए रहेगा। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके इंस्टॉल करके आप ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY भी यूज कर सकते हैं। चलिए आते हैं वीडियो में। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि किसी भी कैसे आप किसी बेस्ट ETF को एनालिसिस करेंगे, साथ में आप ETF का CAGR कैसे देखेंगे। तो चलो चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरे एंजल वन का ऐप है। आप जैसे नीचे आओगे ना तो देखो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है ETF का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ETF पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप ETF पे क्लिक करोगे तो ये जो 6 आपको कैटेगरी दिख रहे हैं, टाइप दिख रहे हैं, ये ETF के खुल गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके, आप देखना। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्विटी में ही जाता हूँ। ठीक है, तो इक्विटी में देखो सबसे पहला ही दिख रहा है आपको निफ्टी 20। ये मेरे पापा का अकाउंट है, तो मैंने जब वॉच लिस्ट या प्लेलिस्ट बनाना सिखाया था तब मैंने इसे ऐड किया था। तो आपको क्या करना है, निफ्टी 20 में आपको क्लिक करना है। ठीक है, निफ्टी 20 में आप जैसे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, मे बी आज संडे का समय इसलिए ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, चलो तो ये ओपन हो गया। अब देखो निफ्टी 20 का ना 1 साल का रिटर्न दिख रहा है आपको 32.42%। अगर आप इसको 5 साल का करोगे तो ये दिख रहा है 133, और अगर आप ऑल करोगे तो ये आपको दिख रहा है 2585। तो भैया ये रिटर्न है परसेंट में, CAGR नहीं है। अपने को हमेशा CAGR देखना है। तो एक चीज के लिए आपको ग्रो ऐप यूज करना पड़ेगा अगर आपको CAGR देखना है, क्योंकि एंजल वन में ना CAGR नहीं दिखता। या तो आप गूगल क्रोम में डायरेक्ट सर्च कर लोगे निफ्टी 20 टिल नाउ CAGR, या फिर आप ग्रो ऐप में चले जाओगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ग्रो ऐप में जाता हूं। ठीक है, ग्रो ऐप में जाके आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है निफ्टी 20। ठीक है, तो जैसे आप लिखोगे, या तो आप निफ्टी 20 लिखोगे तो देखो तो भी यहाँ पे आ गया, या तो आप ETF के सेक्शन में क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो जैसे मैं यहाँ निफ्टी 20 के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहां भी अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं तो मुझे रिटर्न जो दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो देखो ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है जिसमें फंड रिटर्न दिख रहा है। 1 साल का 31%, 3 साल का 15%, 5 साल का 19%, और ऑल जब से फंड चालू हुआ है, मतलब 2001 से चालू हुआ है, तो उसका रिटर्न इसने 16.2 दिया है। तो देखो 16.2 का CAGR एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको श्योरिटी मिलती है, रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब मैं वापस से आता हूं एंजल वन में। मैं ये आपको ये दिखा रहा था कि आप CAGR कैसे देखोगे। तो देखो जैसे नीचे आएंगे ना तो ये जो सेक्शन है, जब हम इंट्राडे सीखेंगे तब हम इसको जानेंगे। साथ में चार्ट देखना, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। तो मैं इंट्राडे भी कुछ समय बाद चालू करने वाला हूं, तब मैं आपको बताऊंगा। नीचे आता हूं, अबाउट फंड में आता हूं, तो देखो इसका नाम लिखा है कि निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 BS। अच्छा, मेरे एक दोस्त का क्वेश्चन था कि ये निपॉन इंडिया है या ICICI होता है या मोतीलाल ओसवाल होता है, ये SBI क्यों नहीं होता, ये एक्सिस क्यों नहीं होता, ये यूको बैंक का क्यों नहीं होता। तो देखो बात क्या होता है, जब भी कोई ETF का मैनेजर एक फंड को लाता है या म्यूचुअल फंड का AMC एक फंड को लाता है ना, तो कोई भी बैंक उसे स्पॉन्सरशिप करती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निपॉन लिखा है तो उसमें SBI का रोल नहीं है, वो स्पॉन्सरशिप है। जैसे कि अगर आप भीम ऐप यूज करते होगे तो उसमें देखना पावर्ड बाय लिखा रहता है। अगर आप फोन पे या पेटीएम यूज करते हो तो नीचे में पावर बाय यस बैंक या SBI बैंक ऐसा लिखा रहता है, तो मतलब वो उसे स्पॉन्सरशिप करते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। नीचे आता हूं, अब देखो सबसे पहले जो मैंने पैरामीटर देखने बोला था कि आपको ड्यूरेशन देखना है,
तो देखो यहाँ पे फाउंडेड ईयर दिख रहा है 2001, मतलब 24 साल, 23 से 24 साल हो गया, तो ड्यूरेशन के लिए हम ग्रीन टिक करेंगे। फिर दूसरा मैंने बताया था आपको एयूएम देखना है, तो देखो एयूएम है इसका 32,713 करोड़, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इसको ग्रीन टिक करते हैं, ठीक है। मैनेजर वगैरह का डिटेल आप डाल के देख सकते हो। अब देखो नीचे आपको की मैट्रिक दिख रहा है, की मैट्रिक में आप एक्सपेंस रेशियो देखो 0.04, म्यूचुअल फंड में आपको 1 तक का मिलता है या 1.5 तक का, 2 तक का भी मिलता है। 0.04 मतलब ना के बराबर आपका एक्सपेंस रेशियो है। INAV से अपने को मतलब नहीं, अभी ट्रैकिंग एरर देखो 0.03%, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम है, तो ये हमारे लिए वाव है, ये बेस्ट ETF है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और आप इसके चाहो तो जो मैंने वेटेज बता रहा था ट्रैकिंग एरर को, तो आप देख सकते हो HDFC बैंक का 11% वेटेज है, जो कि टॉप पे इसलिए बता रहा है। आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है HDFC बैंक का 11% है, रिलायंस का 9% है, ICICI का 7 है। आप व्यू ऑल पे क्लिक करके जो भी इन्होंने 50 कंपनी में वेटेज लगाया सेम निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग, उसका लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको इक्विटी का एक बताया, ठीक है। चलो मैं वापस बैक चलता हूँ और ये मैं ले लेता हूं, अब मैं सेक्टर वाइज ले लेता हूं, या आप चाहो तो और एक बार बैक आ जाओ और यहाँ सेक्टर वाइज चले जाओ। तो सेक्टर वाइज में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको ITBs दिख रहा है, पहला PVT बैंक दिख रहा है, प्राइवेट बैंक दिख रहा है, एक CPSE दिख रहा है। CPSE होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जिसमें कि जैसे NTPC, NMDC, आपका सेल हो गया, भेल हो गया, पावर कॉर्पोरेशन हो गया, तो ये सब बैंक, ये सब कंपनी आती है, सॉरी। तो चलो हम CPSE को देखते हैं, ठीक है। आप CPSE को सिंपल सा क्लिक करोगे तो देखो CPSE का अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखोगे तो आपको 273 दिख रहा है, बट अपने को तो CAGR चाहिए, तो CAGR के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, ग्रो में जाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूं ग्रो में, अब यहां पे मैं सर्च कर देता हूं CPSE, ठीक है। तो देखो पहला आ गया, आप इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि CPSE का जो रिटर्न है ऑल टाइम वो 17.9 का, मतलब 18% है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में SIP कर रहे हो तो उससे लाख गुना बेटर है आपका CPSE में SIP करना। रीजन ये, आपको एक 18% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत बेस्ट रिटर्न है। दूसरी चीज, एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर ना के बराबर रहता है, एग्जिट लोड तो लगता ही नहीं है, ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है। चलो मैं वापिस आता हूं एंजल वन में, हमने देखा कि इसका जो रिटर्न है वो 17.9 मतलब 18 का है CAGR। अब मैं नीचे आता हूं, ठीक है। तो देखो इसका AUM देखो 46,098 करोड़ का, बहुत अच्छा है। अब देखो फाउंडेड ईयर 2014, मतलब 10 साल पुराना है। तो देखो ड्यूरेशन थोड़ा कम है बट 10 साल भी अच्छा है। तो ड्यूरेशन अगर थोड़ा बहुत 30 साल से आपको 10 साल कम है, तो अगर कम लगे, हालांकि 24 साल ही हुआ है, तो आपको अदर पैरामीटर, तो AUM इसका सॉलिड है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो निफ्टी 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट 0.07 मतलब 0.10 से भी कम है, तो बेस्ट है। अगर ट्रैकिंग एरर देखोगे 0.1%, मतलब ना के बराबर, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये भी ETF बेस्ट ETF है अगर आप SIP करना चाहते हो तो, ठीक है। आप नीचे आके इसका वेटेज देख सकते हो कि इसका जो मेजॉरिटी वेटेज है 20% का, वो NTPC में, ठीक है। इसमें NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, कोल इंडिया, बेल, अदर्स, ये सब कंपनी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया CPSE में, ठीक है। मैं एक गोल्ड का भी दिखा देता हूं, अगर इफ यू इंटरेस्टेड इन गोल्ड, ठीक है। तो हम बैक जाते हैं, सेक्टर वाइज हो गया, ठीक है। अब मैं ना गोल्ड एंड सिल्वर में आ जाता हूं। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर में जाओगे, ठीक है, तब आप CAGR देख लेना, या चलो हम CAGR भी देखते चलेंगे। तो मैं चलता हूं ग्रो में और मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे गोल्ड 20, ठीक है। तो ये आपने गोल्ड 20 खोल दिया है। तो अगर आप नीचे आओगे तो देखो गोल्ड 20 का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 11.3% है। तो गोल्ड 20 में SIP करना बेवकूफी है। गोल्ड आपके लिए हेज का काम करता है, तो गोल्ड को आप तब अपने पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन आप इसको नॉर्मल बाय करो और तब बाय करो जब ये गिरा हुआ हो, डीप में बाय करो। ये अगर गिरा हुआ नहीं है तो भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ता है। बट गोल्ड में आपको SIP नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न बहुत कम मिलेगा। अगर आप गोल्ड में SIP कर रहे हो तो या तो आप म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप में कर लो, जिसमें आपको मिनिमम 14% मिल जाएगा, या फिर आप निफ्टी 20 में या CPSE में करो। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस में SIP कर सकते हैं। तो हम गोल्ड में SIP नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं SIP करेंगे गोल्ड में? क्योंकि इसका रिटर्न CAGR 11 पॉइंट का नहीं करेंगे। आप बाकी अदर रेशियो को देखो तो देखो इसका AUM भी कम है, 12,000 बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी कंपैरिजन में कम है। 2007 में हुआ, मतलब सिर्फ
7 साल पुराना है, नहीं 7 साल पुराना नहीं है बोलूंगा, 13 साल पुराना है, तो ड्यूरेशन तो अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा देखो 0.79 यानी बहुत ज्यादा है अभी तक जो हमने देखा, और ट्रैकिंग एरर भी 0.15 है, तो ये ज्यादा है, तो हमें इसमें एसआईपी नहीं करना है क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट ईटीएफ नहीं है एसआईपी करने का, आप समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर मैं बारी बारी से हर एक को दिखाऊंगा तो अपना वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो उम्मीद करता हूं आप ये सीख गए होंगे कि एक अच्छे ईटीएफ को एसआईपी के लिए आप कैसे सेलेक्ट करोगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एसआईपी करते कैसे हैं, ठीक है। तो चलो मैं ना निफ्टी 20 में ही आपको एसआईपी करके दिखाता हूं। आपको निफ्टी 20 में क्लिक करना है, ये आपको एंजल वन में ही मिलता है, ग्रो में नहीं मिलता, अब स्टॉक में भी ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको नीचे आना है, आपने सब पैरामीटर देख लिया और आपको सिंपल से ये जो बाई का बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, वन टाइम और एसआईपी। तो आपको क्या करना है, एसआईपी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, क्वांटिटी वाइज या अमाउंट वाइज। आप चाहो तो क्वांटिटी भी डाल सकते हो, आप चाहो तो अमाउंट के हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आप क्वांटिटी डाल देते हो, सपोज आप 5 क्वांटिटी डालते हो और आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये हर दिन भी हो सकता है, हर हफ्ते भी हो सकता है, हर महीना भी हो सकता है, तो हर दिन आपके अकाउंट से 5 क्वांटिटी के पैसे कटेंगे और आपके पोर्टफोलियो में 5 क्वांटिटी बाय हो जाएंगे। तो हमें क्वांटिटी वाइज नहीं करना है, मैं अमाउंट वाइज आता हूं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर स्टॉक एसआईपी अमाउंट, तो आपको ना एलटीपी प्राइस से ऊपर लिखना है। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे निफ्टी 20 के केस में देख सकते हो आप कि इसका जो एलटीपी हमें दिख रहा है अभी, जस्ट सेकेंड, इसका जो अभी एलटीपी दिख रहा है वो दिख रहा है 287.10, तो इसको एलटीपी बोलते हैं। तो अपने को ना 287 से ऊपर लेना पड़ेगा तभी यहां लेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 300 रुपए ले सकता हूं। आप मिनिमम 500 रुपए 1000 से भी चालू कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बनाना है या ट्रैक करना है तो आप 300 रुपए से भी चालू करो, बाद में आप इसको एडिट कर सकते हो। अब नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे एसआईपी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी में क्लिक करूंगा तो 3 ऑप्शन दिख रहा है, मंथली, वीकली और डेली। तो हमें आप चाहो तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस भी कर सकते हो। मैं मंथली सेलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पे आपको एसआईपी का डेट सेलेक्ट करना है। तो सपोज मैं 25 तारीख सेलेक्ट कर दिया और कंफर्म डेट कर दिया, तो देखो ये आपका हो गया। देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको एक फाइनल डेटा मिलता है जिसमें आप पूरा अपना देख सकते हो कब से क्या कैसा है। देन फिर आपको क्या करना है, फाइनल कंफर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। तो देखो ये दिखा रहा है स्टॉक एसआईपी सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो देखो अभी आपका एसआईपी क्रिएटेड हुआ है, प्लेस्ड नहीं हुआ है। रीजन इसलिए नहीं हुआ, अभी आपने ई मैंडेट नहीं किया। ई मैंडेट का मतलब क्या होता है कि आप इसे अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दोगे ताकि जब भी 25 तारीख आएगा आपके बैंक अकाउंट से बाय डिफॉल्ट पैसे कट जाएंगे। तो ई मैंडेट करने के लिए आपको सेटअप बैंक मैंडेट पे जाना है, ठीक है। फिर आपको क्रिएट न्यू मैंडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो दिख जाएगा आपको। देखो नीचे आपको या तो आप नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हो और यूपीआई भी कर सकते हो ऑटो पे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे पापा का डीमैट अकाउंट है तो मैंने इसे अपने फोन में लॉग इन किया है, सिम नहीं है तो मैं आपको ई मैंडेट करके नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यूपीआई में आप जाओगे ना तो आपका जो भी आप फोन पे, पेटीएम जो भी करते हो उसको आप आईपी डालोगे तो उसमें एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, आपको उसको एक्सेप्ट करके अपना पिन डालना है। तो 1 रुपया आपके अमाउंट में क्रेडिट होगा और यूपीआई लिंक हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार और बताना चाहूंगा, कई बार जब आप मैंडेट करते हो ना तो वहां पे 15,000 या 1 लाख या 2 लाख दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 15,000 रुपए आपके अकाउंट से कटेगा, वो ये दिखाता है कि मैक्सिमम मैंडेट करने का जो अमाउंट है वो 15,000 है, 1 लाख या 2 लाख रुपए। तो उसको लेके आप कंफ्यूज मत होना। जैसे आप ई मैंडेट कर लोगे सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आपकी एसआईपी प्लेस्ड हो जाएगी। और जैसे आप बैक में पोर्टफोलियो में आओगे, बैक जाके, मैं बैक जाता हूं, ये आप अपने पोर्टफोलियो के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपका ईटीएफ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये ईटीएफ में एसआईपी का जितना भी फंड है आपको ये समझ आया होगा। लास्ट में एक आपको समरी दे सकता हूं कि अगर देखो ईटीएफ में एसआईपी करने का सबसे मेन बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप मार्केट को लाइव ट्रैक कर सकते हो, आपका एग्जिट लोड नहीं लगता और एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में 18% से ऊपर रिटर्न कमा रहे हो देन आपको ईटीएफ में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में 18% से कम रिटर्न कमा रहे हो देन डेफिनेटली आप ईटीएफ में आ सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सीपीएसई का, जैसा हमने एग्जांपल दिया, निफ्टी 20 का एग्जांपल दिया, आप और भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने आपको 2 बताया, खुद से आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करो। आपका एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा, एग्जिट लोड तो लगता ही नहीं है और आपको एक बेस्ट रिटर्न भी मिलेगा और आप मार्केट को लाइव ट्रैक भी कर पाओगे। चलो
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका अब भी कुछ डाउट हो ETF में SIP से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद मैं इंट्राडे चालू करने वाला हूं बिगिनर लेवल से, बेसिक से, और फोन में मैक्सिमम बताने की कोशिश करूंगा। मैं लैपटॉप भी यूज करूंगा ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया लिंक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाने से पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इन सब चीज को आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। देखना अलग बात होती है और लाइव प्रैक्टिकल करना अलग बात होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करिए, ओपन करिए। रेफरल कोड KA002649GY भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।